हर्षिता को रेस्टोरेंट के बाहर देखकर धनंजय का मूड पूरी तरीके से खराब हो गया था। धनंजय ने धरा को देखकर कहा, अंडरस्को तुम जाओ, शाम को मैं लेने आ जाऊंगा। धरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो धनंजय को जला रही थी। धनंजय बच्चा नहीं था कि धरा की हंसी को समझ ना पाए। धनंजय ने धरा से पूछा, अंडरस्को क्यों हंस रही हो? धरा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, मैं तो नहीं हंस रही। धनंजय ने फिर पूछा, अंडरस्को देखो धरा, मैं जानता हूँ तुम हंस रही हो, बताओ क्यों हंस रही हो? धरा ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। धनंजय ने इस बार प्यार से पूछा, अंडरस्को बताओ ना धरा, क्यों हंस रही हो? जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस बार धरा ने थोड़ा सा हंसकर कहा, अंडरस्को आप हर्षिता कपूर से डरते हैं? धनंजय की बोए तन गई। धनंजय ने कहा, अंडरस्को धनंजय किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं, और इस हर्षिता कपूर से तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक रैप्टे में बेहोश हो जाएगी, इससे क्या डरना? धनंजय की बात सुनकर धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे उसने धनंजय की बात मान ली हो। धनंजय ने एक बार फिर अपनी सफाई देते हुए कहा, अंडरस्को मैं सच कह रहा हूँ, मैं हर्षिता से नहीं डरता। धरा धीरे से बोली, अंडरस्को ठीक है, मैं जाऊं? धनंजय ने अभी गाड़ी का लॉक नहीं खोला। धनंजय ने एक बार फिर अपनी सफाई देते हुए कहा, अंडरस्को धरा मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस लड़की से नहीं डरता। धरा आने फिर कहा, अंडरस्को हाँ मैंने मान लिया आप नहीं डरते, अब मैं जाऊं? धनंजय ने इस बार इरिटेट होकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा और बोला, अंडरस्को तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं सच में इससे नहीं डरता, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, रुको। धनंजय गाड़ी से उतरा और फिर उसने धरा की साइड का गेट खोला और धरा की कलाई पकड़कर गाड़ी से उतार लिया। धरा के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी जो धनंजय को चिढ़ाने के लिए काफी थी। धनंजय धरा को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। वहीं हर्षिता कपूर ने भी एक बार धनंजय को ऊपर से नीचे देखा और फिर वह भी उन दोनों के पीछे पीछे आ गई। धनंजय सीधा धरा को लेकर उसके केबिन में गया और उसे उसकी चेयर पर बैठाते हुए बोला, अंडरस्को मैं हर्षिता से नहीं डरता, बस उससे इरिटेट होता हूँ। वह अगर मेरे पार्टनर की बेटी नहीं होती तो मैं कब का उसे अपनी जिंदगी से रवाना कर चुका होता, लेकिन वह मेरी मजबूरी है, मर्जी नहीं समझी। धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन धरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जिसे देखकर धनंजय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। धनंजय ने एक बार झुक के धरा के माथे को चुम्मा और बोला, अंडरस्को अच्छा मैं जा रहा हूँ। धरा ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन धनंजय के ऐसे करने से उसकी पलकें जरूर झुक गई। धनंजय केबिन से बाहर जाने लगा तो हर्षिता कपूर से टकरा गया। हर्षिता धनंजय के गले पड़ती हुई बोली, अंडरस्को ओ धनंजय मैं तुम्हें कितना मिस किया। धनंजय ने हर्षिता के हाथों को झटकते हुए कहा, अंडरस्को लेकिन मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया। बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, काली बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो, समझी? हर्षिता हल्का सा नाराज होकर बोली, अंडरस्को धनंजय मैं तुमसे नाराज हूँ, क्या तुम मुझे मनाओगे नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जब मुझसे नाराज होती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। 20-30 साल तक मुझसे नाराज रहो, समझी? इतना कहकर धनंजय वहां से जाने लगा तो हर्षिता ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, अंडरस्को तुम आजकल इतने खफा खफा से क्यों रहते हो? आखिर हुआ क्या है? मैं कुछ दिनों के लिए चली क्या गई, तुम तो मेरे साथ ऐसे बिहेव करने लगे जैसे मुझे जानते ही नहीं। भूल गए वह दिन जब मैं और तुम डेट पर जाते थे, साथ में पार्टियां अटेंड करते थे, साथ में क्लब जाते थे? हर्षिता ये सब बोल रही थी तो धरा को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। धनंजय ने एक बार गुस्से में हर्षित को देखा और फिर धरा को। धनंजय से धरा की हालत छुपी हुई नहीं थी, चाहे धरा कितनी भी कोशिश कर लेती, लेकिन धनंजय समझ गया कि धरा को इस वक्त हर्षिता की बात का बुरा लग रहा है। धनंजय ने दांत पीसकर हर्षिता को देखा, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। धनंजय ने फोन चेक किया तो उसमें देव का मैसेज था जिसमें लिखा था, अंडरस्को हर्षिता जो कह रही है कह लेने दे। हर्षिता को देखकर धरा के दिल में जलन पैदा होगी, जलन पैदा होगी तो वह तुझसे शिकायत करेगी, शिकायत करेगी तो वह और तुम करीब आओगे। अगर धरा के करीब जाना चाहते हो तो हर्षिता की बदतमीजी झेल लो, जब तक धरा खुद तुमसे सफाई ना मांगे जबरदस्ती उसे सफाई मत दो। धनंजय ने मैसेज देखा और फिर खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को ये देव पागल है क्या?
इतने में देव का एक और मैसेज आया, अंडरस्कोप पागल नहीं हूं मैं, पागल तुम हो जो सिचुएशन को समझ नहीं रहे। धरा के करीब जाना है तो हर्षिता की बदतमीजी बर्दाश्त करो, तुम हर्षिता की बदतमीजी जितनी बर्दाश्त करोगे धरा उतनी ही तुम्हारे करीब आएगी। धनंजय खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्कोप और नहीं आई तो छोड़कर चली गई तो साले मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतने में देव का फिर मैसेज आया, अंडरस्कोप साले तुझे कितनी बार बोला है मुझे साले मत बोला कर। रही बात धरा के छोड़कर जाने की तो मुझ पर कुछ तो यकीन कर। बेशक मैं तेरी लाइफ में बवाल मचा रहा हूँ लेकिन इस बवाल को भी इकट्ठा में ही करूंगा। मैं कह रहा हूँ ना धरा कहीं नहीं जाएगी, तू बस हर्षिता की बदतमीजी बर्दाश्त कर ले, लेकिन इतनी बदतमीजी भी बर्दाश्त मत करियो कि वह मक्खी की तरह तुझ पर चिपकी जाए। धनंजय देव के मैसेज से पूरी तरह इरिटेट हो चुका था। धनंजय ने फोन से रखा और हर्षिता को देखकर कहा, अंडरस्कोप मुझे कुछ काम है। इतना कहकर धनंजय वहां से जाने लगा और हर्षिता उसके पीछे पीछे चली गई। वही देव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। धरा को हर्षिता से जलन होने लगी। आखिर धरा ने बचपन से ही धनंजय का इंतजार किया था। धरा ने अपना लैपटॉप खोला और खुद में ही मुंह फुलाकर बड़बड़ाने लगी, अंडरस्कोप हर्षिता के साथ डेट पर गए हैं, पार्टी अटेंड की है, दोनों पब में जाते थे, कल फूल भी दे दिए, लेकिन मुझे डाइवोर्स नहीं देंगे, मेरे साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारे रिश्ते को संभालना चाहते हैं। दोस्त तुम बहुत स्मार्ट हो गए हो। वहीं दूसरी तरफ राजेश्वर जी उदास मन से अपने कमरे में बैठे हुए थे और तभी आराधना उनके कमरे में आ गई। राजेश्वर जी ने आराधना को देखा तो बालकनी में चले गए। इसका साफ मतलब था वह आराधना से बातें नहीं करना चाहते थे, लेकिन आराधना को अपने कमरे से जाने के लिए भी नहीं कह सकते थे। आराधना भी राजेश्वर जी के पीछे पीछे बालकनी में आ गई। राजेश्वर जी और आराधना जी दोनों ही गार्डन की ओर देख रहे थे, तभी आराधना जी ने कहा, अंडरस्कोप राज अब क्या मैं इतनी बुरी लगने लगी कि मुझे देखकर मुंह फेरने लगे। राजेश्वर जी ने कहा, अंडरस्कोप तुम जानती हो मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती, सीधा सीधा पूछ रहा हूँ यहाँ क्यों आई हो। आराधना ने भी हंसकर कहा, अंडरस्कोप क्यों आई हो, मतलब आपने तो मुझे कहा था कि आप किसी से शादी नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो शादी करने के लिए बड़े बड़े इश्तेहार छपवा दिए, कहाँ गए वह वादे जो आपने मुझे किए थे कि मैं तुम्हारे साथ वफा नहीं करूंगा तो बेवफाई भी नहीं करूंगा, कहाँ गए वह दावे जो आपने मुझे किए थे। आराधना मैं वादा करता हूँ अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं आई तो कोई और लड़की नहीं आएगी, मैं अपनी ये जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान करना चाहता हूँ। लगता है वह सारे वादे खोखले थे, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, आपको इस उम्र में महसूस हुआ कि आपको शादी करनी चाहिए। आराधना ने एक बार फिर तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्कोप किसी ने सही कहा है, मोहब्बत की उम्र नहीं होती, लगता है आपको भी मोहब्बत करने का मन कर रहा है, इसीलिए तो आपके इसी गार्डन में 18 से 19 साल की लड़कियां भी खड़ी थी, जो शायद आपकी बेटी की उम्र की थी। अब कहाँ गए आपके वह संस्कार, आपके वह सिद्धांत, आपके वह दावे जो आपने मेरे साथ किए थे। धरा ने अपना लैपटॉप खोला और खुद में ही मुंह फुलाकर बड़बड़ाने लगी, अंडरस्कोप हर्षिता के साथ डेट पर गए हैं, पार्टी अटेंड की है, दोनों पब में जाते थे, कल फूल भी दे दिए, लेकिन मुझे डाइवोर्स नहीं देंगे, मेरे साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारे रिश्ते को संभालना चाहते हैं। दोस्त तुम बहुत स्मार्ट हो गए हो। वहीं दूसरी तरफ राजेश्वर जी उदास मन से अपने कमरे में बैठे हुए थे और तभी आराधना उनके कमरे में आ गई। राजेश्वर जी ने आराधना को देखा तो बालकनी में चले गए। इसका साफ मतलब था वह आराधना से बातें नहीं करना चाहते थे, लेकिन आराधना को अपने कमरे से जाने के लिए भी नहीं कह सकते थे। आराधना भी राजेश्वर जी के पीछे पीछे बालकनी में आ गई। राजेश्वर जी और आराधना जी दोनों ही गार्डन की ओर देख रहे थे, तभी आराधना जी ने कहा, अंडरस्कोप राज अब क्या मैं इतनी बुरी लगने लगी कि मुझे देखकर मुंह फेरने लगे। राजेश्वर जी ने कहा, अंडरस्कोप तुम जानती हो मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती, सीधा सीधा पूछ रहा हूँ यहाँ क्यों आई हो। आराधना ने भी हंसकर कहा, अंडरस्कोप क्यों आई हो, मतलब आपने तो मुझे कहा था कि आप किसी से शादी नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो शादी करने के लिए बड़े बड़े इश्तेहार छपवा दिए, कहाँ गए वह वादे जो आपने मुझे किए थे कि मैं तुम्हारे साथ वफा नहीं करूंगा तो बेवफाई भी नहीं करूंगा, कहाँ गए वह दावे जो आपने मुझे किए थे।
आराधना, मैं वादा करता हूँ अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं आई तो कोई और लड़की नहीं आएगी। मैं अपनी ये जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान करना चाहता हूँ। लगता है वह सारे वादे खोखले थे, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, आपको इस उम्र में महसूस हुआ कि आपको शादी करनी चाहिए? आराधना ने एक बार फिर तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। अंडरस्कोप, किसी ने सही कहा है। मोहब्बत की उम्र नहीं होती। लगता है आपको भी मोहब्बत करने का मन कर रहा है। इसीलिए तो आपके इसी गार्डन में 18 से 19 साल की लड़कियां भी खड़ी थी, जो शायद आपकी बेटी की उम्र की थी। आप कहाँ गए? आपके वह संस्कार, आपके वह सिद्धांत, आपके वह दावे, जो आपने मेरे साथ किए थे? राजेश्वर जी ने कहा। अंडरस्कोप, तुम मुझे यहाँ ताना मारने आए हो? मैं शादी नहीं करना चाहता था, मुझे देव ने फंसा दिया। आराधना की भी गुस्से में बोली। अंडरस्कोप, आप कोई दूध पीते बच्चे हैं कि देव ने आपको फंसाया और आप फंस गए? आपके खुद में अकल नहीं थी? जब मैं यहाँ रातों को आकर रोती थी, आपने मुझे एक रात भी तसल्ली नहीं दी, हमेशा जाने के लिए कह दिया। महल में एक रात आपने मुझे रुकने नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं कि देव ने आपको फंसा दिया, और अब साफ साफ क्यों नहीं कहते? अब आपके अंदर अरमान उमड़ने लगे। देव का नाम लेकर आप अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। आराधना को गुस्से में देखकर राजेश्वर जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी लगभग चिल्लाते हुए कहा। अंडस्को, आराधना, बहुत हुआ, तुम जानती हो मैं वैसा नहीं हूँ। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम क्या समझो मेरे दर्द को? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तीनों भाइयों की जिंदगी संवारने में काट दी। तुम्हें तो लगता है कि दर्द से सिर्फ तुम गुजरी हो। मैं भी उतनी ही तकलीफों से गुजरा हूँ जितनी तुम गुजरी हो, लेकिन मेरे सेक्रीफाइस का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तीनों भाई बिगड़ गए। तुम नहीं जानती, तीनों भाई हथियारों का बिजनेस करते हैं। चाहता था कि तीनों भाई अपने खानदान पर जाएं, लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई और तीनों भाई मौत के सौदागर बन गए। सोचा था जब ये बड़े होंगे तो एक सुकून की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन दिन रात रोया हूं, तुम क्या जानो? आराधना ने एक बार फिर ताने मारते हुए कहा। अंडस्को, मैं जानना भी नहीं चाहती। भला मैं क्यों जानने लगी? मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है? कुछ भी नहीं। आप तो आज से 20 साल पहले मुझे ठुकरा चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि जब मेरा आपसे रिश्ता नहीं तो मैं आपसे शादी करने के लिए यहाँ क्यों आई? तो मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके इंतजार में निकाल दी। अब मैं अपनी आंखों के सामने आपका घर बसते हुए नहीं देखना चाहती, आपको खुश भी नहीं देखना चाहती। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप किसी से शादी करके खुश रहें। यह मत समझना कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी आपसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आपकी शादी किसी और से होने भी नहीं दूंगी। आराधना राजेश्वर जी के कमरे से जाने लगी, फिर कुछ सोचकर वापस आए और राजेश्वर जी की तरफ देखकर बोली। अंडस्को, एक और बात, आपने अपनी जिंदगी इन बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन जिस दिन तीनों बच्चों को आपकी असलियत का पता चलेगा, उस दिन ये बच्चे बिखर जाएंगे। आप चाहकर भी इन्हें समेट नहीं पाओगे। अभी तो आपके बच्चों में फिर भी कुछ अच्छाइयाँ बची है, लेकिन जिस दिन इन्होंने सच्चाई देख ली, उसी दिन उनकी बची कुची अच्छाइयाँ भी मर जाएगी। अपने हाथों में हथियार उठा लेंगे और आप बेबस होकर देखते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। राजेश्वर तो हैरानी से आराधना को देख रहा था। वही आराधना राजेश्वर जी को टोन करके जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अनिका लंच लेकर दीवान इंडस्ट्रीज पहुंची। जैसे ही उसने अंगद की केबिन का गेट खोला, अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अंगद की मुस्कुराहट देखकर अनिका भी मुस्कुराए बिना नहीं रही। अनिका अंदर चली गई। वहीं अंगद ने अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया। अंगद ने अपना एक हाथ बढ़ाया, अनिका ने अंगद का हाथ पकड़ लिया। अंगद ने धीरे धीरे अनिका को अपने गोद में बिठा लिया। अनिका भी शर्मा कर अंगद के करीब उसकी गोद में बैठ गई। अंगद ने अपनी पकड़ अनिका पर टाइट कर दी और उसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। अंडस्को, आज फिर लेट आए हो? वहीं दूसरी तरफ अनिका लंच लेकर दीवान इंडस्ट्रीज पहुंची। जैसे ही उसने अंगद की केबिन का गेट खोला, अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अंगद की मुस्कुराहट देखकर अनिका भी मुस्कुराए बिना नहीं रही। अनिका अंदर चली गई। वहीं अंगद ने अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया। अंगद ने अपना एक हाथ बढ़ाया, अनिका ने अंगद का हाथ पकड़ लिया। अंगद ने धीरे धीरे अनिका को अपने गोद में बिठा लिया। अनिका भी शर्मा कर अंगद के करीब उसकी गोद में बैठ गई। अंगद ने अपनी पकड़ अनिका पर टाइट कर दी और उसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। अंडस्को, आज फिर लेट आए हो? अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई।
अनिका ने हल्का सा पलटकर अंगद को देखा और बोली, अंडस्को, मैं आज 20 मिनट पहले आई हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझे फिर से झूठ ठहरा दोगे। आपको तो जो करना है आप करके ही रहते हो, मेरी कहाँ सुनते हो। अंगद ने अनिका की गर्दन पर किस करके कहा, अंडस्को, तुम्हारी भी सुनूंगा, इनफैक्ट आज तुम्हारी ही सुनूंगा, चलो बताओ कहाँ चलोगी। अनिका कुछ समझी नहीं और पलटकर हैरानी से अंगद को देखने लगी। अंगद ने अपनी नाक अनिका की नाक से हल्का सा रगड़कर कहा, अंडस्को, हनीमून की बात कर रहा हूँ, बताओ कहाँ चलोगी। कहाँ जाना चाहती हो, जहाँ कहोगी वही लेकर जाऊंगा, दुनिया के जिस कोने में कहोगी उस कोने में लेकर जाऊंगा। वर्ल्ड के मैप में जिस देश पर उंगली रख दोगी, उस देश में लेकर जाऊंगा। अनिका तो हैरानी से अंगद को देख रही थी, वही अंगद अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनिका बहुत देर तक अंगद को देखती रही, उसकी आंखों में पिछले बीते पल घूमने लगे। अभी कुछ दिनों पहले ही तो अंगद अनिका को देखना भी पसंद नहीं करता था, ना जाने कितनी ही बार अंगद ने अनिका को बेइज्जत किया था और आज अंगद अनिका को गोद में बिठाकर उसे उसकी पसंद पूछ रहा है। अनिका की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। अंगद ने अपने दोनों हाथ अनिका के गाल पर लगाकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ अनिका, कहीं नहीं जाना चाहती। अनिका ने कुछ नहीं कहा, उसने अंगद के सीने पर सिर रख लिया। अंगद ने भी अपनी बाहें अनिका पर लपेट दी। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच खामोशी रही। अंगद ने एक बार फिर पूछा, अंडस्को, बताओ ना अनिका, कहाँ जाना चाहती हो। अनिका शायद अब तक अपनी इमोशन कंट्रोल कर चुकी थी। अनिका ने अपना सिर अंगद के सीने से हटकर अंगद को देखते हुए कहा, अंडस्को, अभी तो कहीं नहीं जा सकते, छोटी की शादी है। अंगद ने अपने अंगूठे से अनिका के होठों को सहलाते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है, शादी के बाद चलते हैं, बताओ कहाँ चलोगी। अनिका बोली, अंडस्को, जहाँ आप चाहो। अंगद ने फिर कहा, अंडस्को, मैंने तो पूरी दुनिया घूमी हुई है, तुम बताओ तुम दुनिया को घूमने के लिए कहाँ से शुरुआत करना चाहती हो। कनिका बोली, अंडस्को, अगर आप मेरी ही मर्जी से लेकर जाना चाहते हैं, तो मुझे नासिक लेकर चलिए, हम अपने रिश्ते की शुरुआत महादेव के आशीर्वाद से करेंगे। अंगद ने अनिका की बात सुनी और उसे फिर से अपने गले लगा लिया और फिर उसके बालों को चूमकर कहा, अंडस्को, ठीक है, हम नासिक ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद अंगद ने अनिका का चेहरा अपनी तरफ उठाया और बोला, अंडस्को, अनु, क्या हम अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। अनिका हैरानी संगत को देख रही थी और उसके बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अंगद ने अपनी नाक अनिका की नाक से रगड़ते हुए कहा, अंडस्को, मुझे मेरी पूरी अनु चाहिए। अनिका के रोंगटे खड़े हो गए, उसके दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी, उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसने जल्दी से अंगद को गले लगा लिया और अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। वही अंगद ने अपनी बाहें और ज्यादा कस दी और फिर से अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, अंडस्को, प्लीज अनु, अब दूर नहीं रहा जाता, हम अपने बीच की दूरियों को खत्म कर देते हैं। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी यश की तरह एक छोटा सा बेबी चाहिए। अनिका अब भी कुछ नहीं बोली। अंगद ने फिर से अनिका की कमर को रब करते हुए कहा, अंडस्को, बताओ अनिका, क्या तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ समझ लूं? क्या मैं यह मान लूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या मैं यह मान लूं कि तुम मेरे साथ आगे की जिंदगी बिताना चाहती हो? क्या मैं यह मान लूं तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया? कहते कहते अंगद अनिका पर अपनी बाहें कसता जा रहा था। वही अनिका तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, उसे भी अंगद अच्छा लगने लगा। वह भी अब अंगद का सॉफ्ट साइड देख रही थी। अनिका को अंगद के सॉफ्ट साइड से प्यार हो गया था। अंगद ने धीरे से अनिका के कानों में फिर कहा, अंडस्को, बताओ ना अनु। अनिका ने अंगद पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और ये थोड़ी सी हाँ की गर्दन हिलने से अंगद के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। अंगद ने अनिका को खुद से दूर किया और अपना चेहरा अनिका की गर्दन में छुपा लिया। अंगद के होंठ अनिका की गर्दन पर हरकत करने लगे और अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। अंगद ने धीरे से अनिका के होठों को कैप्चर कर लिया और एक डीप किस के बाद बोला, अंडस्को, अनिका, कल हम अपने फार्म हाउस जाएंगे। तुमने अंगद का गुस्सा बहुत देखा है, अब अंगद का प्यार देखना। अनिका के चेहरे पर शर्म के साथ साथ मुस्कुराहट भी आ गई। वहीं दूसरी तरफ धनंजय गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके बराबर में देव बैठा हुआ था। देव के हाथों में वह क्यूब था जिसे धरा ने धनंजय को गिफ्ट किया था।
देव ज्यादातर इस क्यूब के साथ खेलता रहता था। देव जब उस क्यूब के साथ खेलता था तो धनंजय को गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी वह उसे क्यूब खेलने के लिए दे देता था। धनंजय ने देव को देखा और दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, अब हम क्या यही बैठे रहेंगे? देव का पूरा ध्यान तो क्यूब सॉल्व करने में था। देव ने कहा, अंडस्को, नहीं, यहाँ क्यों बैठेगे? तुम जाओ और जाकर उसे टेडी बियर दे दो। धनंजय ने अपनी गाड़ी की बैक सीट पर देखा, जहां एक पिंक कलर का बहुत सुंदर सा टेडी बियर रखा हुआ था। धनंजय उस टेडी बियर को देख रहा था और वह टेडी बियर भी धनंजय को ऐसे देख रहा था जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। धनंजय दांत पिसता हुआ बोला, अंडस्को, देव, ये भालू देने से कोई लड़की कैसे पट जाती है? मैं ये भालू नहीं दे सकता। तू तो बिल्कुल मुझे बच्चों वाले काम बता रहा है। कभी फूल दो, कभी टेडी बियर दो। मेरे जैसी मेच्योर पर्सनैलिटी पर यह सब सूट नहीं करता। देव का ध्यान अभी क्यूब सॉल्व करने में था। देव ने कहा, अंडस्को, ठीक है तो मत दे, जाकर धरा को लिया, फिर घर चलते हैं। धनंजय अब बुरे तरीके से इरिटेट हो गया और उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गुस्से में कहा, अंडस्को, देव, तू क्या चाहता है? देव ने कहा, अंडस्को, ये टेडी बियर जाकर धरा को दे दो और पिछली बार की तरह हर्षिता कपूर के हाथों में मत दे देना। धनंजय ने कहा, अंडस्को, ये तेरा दूसरा टास्क है जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे कभी कुछ देने के लिए मत कहना। देव ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, अभी तो बहुत कुछ देना है। चॉकलेट देने हैं, फ्लावर देने हैं, उसे गले लगाना है, उसे किस करना है। धनंजय बोला, अंडस्को, तेरे ये टास्क कंप्लीट करता करता तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये सब चोचले तेरे दिमाग में आते कहाँ से है? देव ने अब क्यूब साइड में रख दिया और धनंजय की ओर देखकर बोला, अंडस्को, ये सारे चोचले करने से ही लड़की पटती है। तुम्हें क्या पता? आजकल के लड़कों से पूछो, कितना एफर्ट लगाकर लड़कियों को पटाते हैं, कितना खर्च करते हैं। उनका फोन रिचार्ज करते हैं, उनके आगे पीछे फूल लेकर घूमते हैं, उन्हें चॉकलेट देते हैं, डेट पर ले जाते हैं। 500 रुपए जेब में होते हैं और 1000 रुपए का बिल आता है, जिसमें 500 अपने दोस्त से मांगकर बिल भरते हैं। और एक तुम हो, जो अपनी बीवी को पटाने के लिए 1 घंटा भी एफर्ट नहीं लगा सकता। तुम्हें पता है धनंजय, तुम्हें हर्षिता कपूर जैसी लड़की ही सूट करती है, जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहे और तुम्हें खुश करने के लिए पूरा पूरा दिन तुम्हारे रेस्टोरेंट में बैठी रहे। धनंजय ने कहा, अंडस्को, मैं कुछ समझा नहीं। देव ने हर्षिता की गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, वह देखो हर्षिता की गाड़ी। अब वह यहाँ भजन करने तो आई नहीं होगी, तुमसे मिलने ही आई होगी। धनंजय इरिटेट होता हुआ बोला, अंडस्को, यार देव, इस लड़की को कुछ काम नहीं है क्या? पता नहीं मेरे आगे पीछे इतना क्यों घूमती है। सुबह भी धरा के सामने उल्टा सीधा बोल रही थी और तुम मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि इसे झेल लो, इस पागल लड़की को। मैं नहीं झेल पाऊंगा। देव ने धनंजय को दिलासा देते हुए कहा, अंडस्को, तू इसे पकड़ और अंदर चला जाओ और इस बार कोई गड़बड़ नहीं। धनंजय ने टेडी बियर उठा लिया और फिर देव को देखकर कहा, अंडस्को, मेरे हाथों में बंदूक ही अच्छी लगती है, लेकिन तुमने तो ये खिलौने पकड़ा दिया। धरा क्या कोई बच्ची है जो इसे दूंगा तो वह खुश हो जाएगी? देव ने कुछ नहीं कहा और उसे गाड़ी से उतरने का इशारा किया। धनंजय ने अपना टैबलेट उठाया और टेडी बियर को लेकर हिम्मत करता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। इस बार धनंजय ने डिसाइड कर लिया था कि वह अपनी ज्ञानेंद्रिय का इस्तेमाल करते हुए ये टेडी बियर धरा को ही देगा। धनंजय केबिन की ओर बढ़ रहा था और तभी धरा ने केबिन का गेट खोला, क्योंकि वह जान चुकी थी कि धनंजय उसे लेने के लिए आ गया है। धनंजय के हाथ में टेडी बियर देखकर कहीं ना कहीं धरा को अच्छा लग रहा था। वही धनंजय थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। वह बार बार आसपास देख रहा था, कहीं कोई जानने वाला उसे देख तो नहीं रहा। उसके ऑफिस का स्टाफ या फिर उसका कोई फ्रेंड या उसका कोई बिजनेस पार्टनर उस रेस्टोरेंट में बैठा तो नहीं है। हालांकि वहां हर्षिता कपूर बैठी थी, लेकिन धनंजय ने हर्षिता को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वह बस धरा की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी। धनंजय केबिन की ओर बढ़ रहा था और तभी एक छोटा बच्चा वहां आया और उसने धनंजय के हाथ से टेडी बियर छीन लिया। धनंजय कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही वह बच्चा टेडी बियर लेकर भाग गया और एक टेबल पर बैठ गया, जहां शायद उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे।
धनंजय को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन धरा के सामने उसने गुस्सा किया नहीं। वहीं धरा को धनंजय की हालत देखकर हंसी आ गई और उसने भी अपनी हंसी थोड़ी सी कंट्रोल कर ली। धनंजय ने उस टेडी बियर को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि धनंजय ने पूरे 2 घंटे लगाकर वह टेडी बियर खरीदा था। फिर उसने गुस्से में अपना टैबलेट अपने सिर में मारकर कहा, अंडरस्कोप, मेरी किस्मत इतनी क्यों खराब है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? वही धनंजय को ऐसे देखकर धरा की आंखों में चमक आ गई। धरा के जज्बात धीरे धीरे बाहर आने लगे थे। थोड़ी देर बाद उस छोटे बच्चे की मम्मी धरा और धनंजय के पास आए और टेडी बियर धनंजय की ओर बढ़ाती हुई बोली, अंडरस्कोप, देखिए मेरा बच्चा थोड़ा शरारती है, उसने गलती से छीन लिया, आप इसे वापस ले लीजिए। धनंजय ने कहा, अंडरस्कोप, कोई बात नहीं, जाकर उस बच्चों को ही दे दीजिए, मैं और खरीद लूंगा। वह औरत वापस चली गई और उसने वह टेडी बियर अपने बच्चों को दे दिया। वही बच्चे ने टेबल पर बैठे हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्कोप, थैंक यू अंकल। धनंजय ने जब उस बच्चे के मुंह से थैंक यू सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी ही सही पर मुस्कुराहट आ गई। वही धनंजय की मुस्कुराहट देखकर धरा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। धनंजय ने कहा, अंडरस्कोप, चले दीवान महल। धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। धनंजय धरा को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वहीं हर्षिता कपूर यह सब देख रही थी। धनंजय का इग्नोर करना हर्षित को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह धनंजय का नेचर जानती थी, धनंजय के गुस्से से वाकिफ थी, इसीलिए बस दांत पीस कर रह गई। थोड़ी देर बाद वह रेस्टोरेंट से बाहर आई तो उसने देखा धनंजय बहुत रिस्पेक्ट के साथ धरा को अपनी गाड़ी में बैठा रहा है, जिसे देखकर हर्षिता अंदर ही अंदर जल गई। उसने अपना पैर पटक कर मारा और खुद से बोली, अंडरस्कोप, ज्यादा दिन तक ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी, मैं इसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगी। वही धनंजय ड्राइव कर रहा था और धरा बिल्कुल बराबर में बैठी थी। देव बैक सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन वह कंटिन्यू फ्रंट मिरर में धनंजय का चेहरा देख रहा था। धनंजय का चेहरा देखकर देव को बहुत हंसी आ रही थी और देव की हंसी धनंजय से छुपी नहीं रही थी। देव को जहां मौका मिलता था वह धनंजय को चिढ़ाता था और धनंजय सिवाय अपने गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ नहीं कर पाता था। थोड़ी देर बाद धनंजय ने गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। रेड लाइट को देखकर धनंजय का दिमाग खनकाहा और उसने अपना फोन उठाया और कुछ टाइप करके फोन साइड में रख दिया। थोड़ी देर बाद धनंजय ने गाड़ी दीवान महल के बाहर रोकी। धनंजय गाड़ी से उतरा, उसने फिर से रिस्पेक्ट के साथ धरा को भी गाड़ी से उतारा। धरा दीवान महल के अंदर चली गई। उसके जाते ही देव जानबूझकर जोर जोर से हंसने लगा, ताकि धनंजय बुरी तरह से चिढ़ जाए, और धनंजय बुरी तरह से चिढ़ भी गया। धनंजय गुस्से में देव की तरफ गया और देव भागने लगा। धनंजय भी देव के पीछे पीछे भाग रहा था और लगभग उसे कोसते हुए बोला, अंडरस्कोप, सब तेरा आइडिया है, सब तेरी वजह से होता है, ऐसे उल्टे सीधे आइडिया देगा तो वह पूरे कैसे होंगे, पता नहीं कहाँ से ये सब ढूंढ कर लाता है। देव आगे आगे भागता हुआ बोला, अंडरस्कोप, अरे मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहा है? सुना है तू एक से एक डील क्रैक कर लेता है, लेकिन न तो तू कल धरा को फूल दे पाया था और न आज टेडी बियर। धनंजय ने कहा, अंडरस्कोप, इस बार मैं प्लानिंग के साथ उतरा हूँ, टेडी बियर तो मैं धरा को देकर रहूंगा। देव धनंजय की बात सुनकर रुक गया। धनंजय भी गाड़ी पर टेक लगाकर हाफ रहा था। देव धनंजय के पास आकर बोला, अंडरस्कोप, कैसे देगा? धनंजय ने मुस्कुराकर देव को देखा और फिर उसकी कलाई को पकड़कर दीवान महल के अंदर आ गया। देव भी धनंजय के पीछे पीछे खींचा जा रहा था। धनंजय देव को सीधा अपने कमरे में लेकर आया, जहां धरा खड़ी हुई हैरानी से कमरे को देख रही थी। पूरे कमरे में दुनिया भर के टेडी बियर रखे हुए थे। जहां धरा खड़ी हुई हैरानी से कमरे को देख रही थी, पूरे कमरे में दुनिया भर के टेडी बियर रखे हुए थे। धनंजय ने देव की तरफ देखा। देव भी इस वक्त हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि धनंजय इस बार प्लानिंग के साथ धरा को टेडी बियर देगा। वही धनंजय ने देव के कंधे पर हाथ रखा और चुपचाप उस कमरे से बाहर ले आया। धरा को पता भी नहीं चला कि धनंजय और देव दो कमरे में आए थे और दोनों ही चुपचाप चले गए। वह तो अब भी पूरे कमरे को निहार रही थी। पूरे कमरे में एक से एक टेडी बियर रखे हुए थे, हर साइज के टेडी बियर रखे हुए थे। धरा तो टेडी बियर को देखकर कहीं ना कहीं खुश थी। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। वही धनंजय देव को बाहर लेकर आया तो देव अपनी आईब्रोज उचका कर उसे देखने लगा।
जिसका साफ मतलब था धनंजय अपने प्लेन पर खुश हो रहा है। देव ने भी ताली बजाकर कहा, अंडरस्को, क्या बात है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तेरा दिमाग इतना आगे भी चलता है। मुझे तो लगा ना तो तू कभी उसे फूल दे पाएगा और ना ही टेडी बेयर, लेकिन लगता है तुझे अब ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। तू ऑलरेडी बहुत ट्रेंड हो चुका। तभी धनंजय अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो देव ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को, धनंजय रुको। धनंजय ने पलट कर देखा तो देव बोला, अंडरस्को, अभी जाकर धरा को पीछे से गले लगा लो। ये सुनते ही धनंजय की बोए आपस में जुड़ गई, जैसे पूछना चाहता हो, अंडरस्को, क्यों? देव ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, अंडरस्को, जो कह रहा हूं वह करो। धरा आज खुश है, तुम्हें अपने दिल की कोई एक बात बता देगी। धनंजय वैसे तो देव से चिढ़ता था, लेकिन इतना जानता था कि देव उसे धरा के बारे में कभी गलत सलाह नहीं देगा। इसलिए धनंजय ने पलकें झुका दी और अपने कमरे में चला गया। धनंजय धरा के बिल्कुल पीछे खड़ा था और धरा अब भी मुस्कुरा कर वह सारे टेडी बियर देख रही थी। धनंजय खुद को धरा के गले लगाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। धनंजय ने अपनी बाहें खोली और एक कदम धरा की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन फिर उसने अपनी बाहें नीचे कर ली। उसने एक बार फिर कोशिश की और अपनी बाहें खोलकर दूसरा कदम धरा की ओर बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी उसे धरा को गले लगाने में शर्म आ रही थी। और तभी उसके कानों में देव की आवाज गूंजी, अंडरस्को, तेरी ही बीवी है, हक से उसे गले लगा। मेरी बात मान ले, वह तुझे अपने दिल की कोई एक बात बता देगी। धनंजय ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, आबे देव, तुझे नहीं पता मुझसे ये सब नहीं होता। अजीब सा लगता है, मुझे धरा में अब भी वह छोटी सी दो चोटी वाली ही दिखाई देती है। धनंजय के कानों में फिर से देव की आवाज गूंजी, अंडरस्को, लगता है अंगद से तुझे ट्रेनिंग दिलानी होगी। सीख कुछ अंगद से। तुझसे ज्यादा हट किया है उसने अनिका को, लेकिन उसकी स्पीड देख, उसने कितनी जल्दी अनिका को पटा लिया। सिर्फ दो चार मीठी बातें करके। और एक तू है जो बचपन से अपनी मिट्टू से प्यार करता है, लेकिन कभी उसे मीठी बातें नहीं की। धनंजय ने देव की बात सुनकर एक बार फिर अपनी बाहें खोली और फिर कोशिश करके धरा को अपनी बाहों में लपेट लिया। वहीं धनंजय के ऐसा करने से धरा के रोंगटे खड़े हो गए। धनंजय ने आज से पहले कभी भी धरा को इतनी हक से गले नहीं लगाया था। कल रात भी धरा रो रही थी तो उसे चुप कराने के लिए धनंजय ने उसे गले लगाया था, लेकिन आज उसने बहुत हक और प्यार से धरा को गले लगाया और अपना चेहरा धरा की गर्दन में छुपा लिया और फिर धीरे से पूछा, अंडरस्को, पसंद आया? धरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। धनंजय ने एक बार फिर पूछा, अंडरस्को, बताओ ना, मिट्ठू पसंद आया? धरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। धनंजय ने धरा को अपनी तरफ घुमाया और कसकर गले लगा लिया। धनंजय अपना चेहरा अब भी धरा की गर्दन में छुपा रखा था, जिसकी वजह से धनंजय के होंठ धरा के गर्दन को छू रहे थे। धनंजय के स्पर्श से धरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। धरा धनंजय को ना तो खुद से दूर कर पा रही थी और ना ही धनंजय पर अपनी पकड़ बना पा रही थी। वही धनंजय, उसने तो अपनी आंखें बंद की हुई थी। वह तो बस धरा को ऐसे पकड़कर खड़ा था जैसे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। धरा की खुशबू में धनंजय को एक सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर गले लगने के बाद धनंजय ने महसूस किया कि धरा कंफर्ट फील नहीं कर रही। धनंजय ने अपनी पकड़ थोड़ी सी मजबूत करते हुए कहा, अंडरस्को, रिलैक्स मिट्ठू, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद धनंजय ने अपनी आंखें खोली और धरा से थोड़ा सा दूर हुआ। उसने अपना एक हाथ धर के चेहरे पर लगाया और उसे हल्का सा उठाकर देखा। धनंजय और धरा दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और तभी अचानक लाइट चली गई। लेकिन चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की के जरिए कमरे में पड़ रही थी। धनंजय और धरा उस चांद की रोशनी में एक दूसरे को देख रहे थे और तभी धनंजय ने धीरे से अपने होंठ धरा के होठों पर रख दिए और धरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। धरा के हाथ धनंजय के कॉलर पर कसते जा रहे थे, वहीं धनंजय तो आंखें बंद किए हुए बस धरा के होठों को महसूस कर रहा था। धनंजय पहली बार धरा के इतना करीब आया था। धनंजय ने पहली बार धरा को किस किया था। इस एहसास से भी धनंजय खुश था। धरा ने भी धनंजय को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह धनंजय के प्यार को महसूस कर रही थी। वहीं धनंजय धीरे धीरे धरा में खोता जा रहा था। धनंजय के होंठ धरा के गाल पर हरकत करने लगे और धीरे धीरे गर्दन तक पहुंच गए। धरा की सांस भी तेज होने लगी। अचानक ही धनंजय ने धरा को गोद में उठा लिया।
उस चांद की रोशनी में धनंजय आज पूरी तरीके से धरा को अपना लेना चाहता था। धरा को अपना प्यार दिखा देना चाहता था। धरा भी धनंजय के प्यार को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगी थी। धनंजय धरा को बेड पर ले आया और उसने फिर से अपने होंठ धरा के होठों से जोड़ दिए। धनंजय के हाथ अब धरा के कपड़ों पर घूमने लगे और तभी धनंजय के हाथ धरा का दुपट्टा लग गया। धनंजय ने धीरे हाथ से दुपट्टा खींचा और तभी लाइट ऑन हो गई। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, धरा ने धनंजय के सीने पर दोनों हाथ रखे और उसे धक्का दे दिया और उठकर जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। वहीं धनंजय तो धरा के ऐसे करने से शॉक हो गया। उसने अपना हाथ देखा जिसमें धरा का दुपट्टा था और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। वही धरा बाथरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वह खुद से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। आज उसने पहली बार धनंजय के प्यार को महसूस किया था। उसे महसूस हो रहा था कि धनंजय सच में उससे प्यार करने लगा है। सच में वह इस रिश्ते को लेकर सीरियस है। सच में वह इस रिश्ते को बचाना चाहता है। धरा तो अपनी घबराहट को कंट्रोल कर रही थी। वहीं धनंजय उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो बड़ी होती जा रही थी। धनंजय बेड से उठा। उसने धरा के दुपट्टे को एक साइड रखा, अपना कोट उतारकर उसे सोफे पर फेंका और फिर बालकनी में चला गया। बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। थोड़ी ठंड भी थी जिसके चलते वह हवाएं नुकसानदायक थी, लेकिन धनंजय को तो वह ठंडी हवाएं सुकून दे रही थी। धनंजय ने अपनी आंखें बंद की तो उसे कुछ मिनट पहले धरा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे और धनंजय के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। धनंजय बालकनी में रखे सोफे पर बैठ गया। धनंजय करीब आधे घंटे तक बालकनी में ही बैठा रहा। वही धरा कब की वॉशरूम से बाहर आ गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत धनंजय को फेस करने की नहीं थी। धरा फिर हिम्मत करके बालकनी की ओर गई तो हवा का एक झोंका उसे भी आकर लगा और उसे समझ आ गया कि धनंजय को ठंड लग रही होगी। धरा कमरे में वापस आए। उसने कबूद में से एक ब्लैंकेट निकाला और हिम्मत करती हुई बालकनी में चली गई। धनंजय सोफे पर बैठा हुआ मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। धनंजय ऐसे बैठा था जैसे वह हवाएं धनंजय को बीमार नहीं करेगी। उन हवाओं से धनंजय की दोस्ती हो गई हो। धरा ने बहुत हिम्मत करते हुए ब्लैंकेट धनंजय की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, इसे ओढ़ लीजिए, वरना ठंड लग जाएगी। धरा की आवाज सुनकर धनंजय ने चेहरा उठाकर धरा को देखा और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। धनंजय की मुस्कुराहट देखकर धरा का चेहरा लाल हो गया। उसकी पलकें झुक गई। धनंजय ने ब्लैंकेट ले लिया। धरा जैसे ही अंदर जाने लगी, धनंजय ने उसकी कलाई पकड़ ली और वही धरा की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। धनंजय ने धरा को धीरे धीरे अपने पास खींचा और धरा भी धनंजय के खींचने से धीरे धीरे धनंजय के पास चली गई। धनंजय ने धरा को अपने पास बैठा लिया और फिर ब्लैंकेट खोलकर अपने साथ साथ धरा को भी ब्लैंकेट में कवर कर लिया। धरा भी नजर झुकाए बस धनंजय के पास बैठी रही और तभी धनंजय ने धरा का सिर अपने सीने पर रखकर उसे पर अपनी बाहों में भर लिया। ना तो धनंजय कुछ बोल रहा था और ना ही धरा। धरा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कान धनंजय की धड़कनों को सुन रहे थे। धरा को भी आज धनंजय के साथ अच्छा लग रहा था। अचानक ही धनंजय ने धरा के सिर को सहलाते हुए कहा, अंडस्को, मिठू मत जाओ ना मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। क्या तुम अपने दोस्त को माफ नहीं करोगी? ये सुनते ही धरा ने धनंजय के सीने से अपना सिर उठाया और हैरानी से धनंजय को देखने लगी। धनंजय ने एक हाथ से धरा के गालों को अंगूठे से सहलाते हुए कहा, अंडस्को, मैं जानता हूँ तुम मेरी दो चोटी वाली हो और मैं तुम्हारा दोस्त। मैं जान गया हूँ जिसे मैं बचपन से आज तक ढूंढता आया हूँ, वो तुम हो। मैं जान गया हूँ कि तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी। धरा, तुम तो जानती थी ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं कहा कि धनंजय मैं तुम्हारी दो चोटी वाली हूँ? धरा कुछ नहीं बोली। धरा उठकर वहां से जाने लगी तो धनंजय ने फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और जबरदस्ती उसका सिर अपने सीने से लगाकर कहा, अंडस्को, ठीक है, मत बताओ, नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझसे दूर जाने का ख्याल छोड़ दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। अब जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें मेरे साथ ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है। धनंजय ने एक गहरी सांस लेकर फिर कहा, अंडस्को, प्लीज धरा मत जाओ ना मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखूंगा, ऐसे ही तुम्हें प्यार करूंगा। तुम जो कहोगी वह करूंगा। तुम जैसा चाहोगे खुद को वैसे बदलने की कोशिश करूंगा। इतना ही प्यार करूंगा जितना तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें किया होगा।
माँ का जिक्र सुनकर धरा की आंखों में आंसू आ गए। धरा के आंसू धनंजय की शर्ट में गिरकर खो गए। धनंजय ने एक हाथ से धरा का चेहरा उठाया और उसके आंख से पोंछते हुए कहा, अंडरस्कोप क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? धरा सुबकते हुए बोली, अंडरस्कोप मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। मुझे मेरी माँ का चेहरा याद नहीं है। मैं बहुत छोटी थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। वह अस्पताल में एडमिट हो गई। उसके बाद पापा ने कभी मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। हमेशा यही कहा कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं दिन रात अपनी माँ के ठीक होने का इंतजार करती रही और एक दिन पापा ने कहा कि मेरी माँ मर गई। मैं बहुत रोई। मैंने पापा के सामने रोते रोते कहा कि वह मुझे एक बार मन से मिलवा दे, लेकिन पापा ने मुझे माँ से नहीं मिलवाया। मेरा दिल कहता है मेरी माँ मरी नहीं है, मेरी माँ जिंदा है, लेकिन कहाँ है? मुझे नहीं पता। वह मुझे कब मिलेगी? मुझे नहीं पता। मैं सारी जिंदगी माँ के प्यार के लिए तरसती रही। पापा ने कभी प्यार नहीं किया, माँ से भी नहीं मिलवाया। कहते कहते धरा फूट फूट कर रोने लगी और उसने धनंजय को कसकर गले लगा लिया। धनंजय ये तो जानता था कि धरा को बचपन में बहुत टॉर्चर किया गया है, लेकिन उसका दर्द देखकर धनंजय का चेहरा भी उतर गया। उसने कसकर धरा को गले लगा लिया और फिर उसके बालों को चूमकर कहा, अंडस्को रो मत मिट्ठू, मैं बहुत जल्द तुम्हारी माँ को ढूंढ लूंगा। बहुत जल्द तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने होगी। धरा रो रही थी। धरा ने रोते रोते धनंजय की आधी शर्ट गीली कर दी थी। वही धनंजय धरा पर अपनी पकड़ बनाए हुए उसे बस चुप करवा रहा था। इस दौरान दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। धनंजय धरा का सबसे सहला रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। थोड़ी देर बाद धनंजय ने महसूस किया धरा रोते रोते सो गई। आखिर धरा भी रेस्टोरेंट में पूरा दिन काम करती थी। धनंजय ने धीरे धीरे धरा का सिर अपनी थाई पर रख लिया और धरा सोफे पर ही लेट गई। थोड़ी देर बाद धनंजय भी बैठा बैठा वही सो गया। दूसरी तरफ यज्ञ यामिनी के कमरे के बाहर खड़ा था और यामिनी चौखट पर हाथ बांधे गुस्से में उसे देख रही थी। यज्ञ तो ऐसे खड़ा था जैसे कोई गुनहगार पुलिस के सामने खड़ा होता है। यज्ञ ने धीरे से कहा, अंडस्को नींद आ रही है यामिनी, आने दो ना अंदर। यामिनी ने सुलगती हुई आंखों से कहा, अंडस्को मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती तो बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं चंडालिका का रूप ले लूं। यज्ञ ने कहा, अंडस्को आने दो ना यामिनी, आज नहीं तो कल हम दोनों को एक ही कमरे में रहना है। वैसे भी मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकता। तुम्हारा बेटा? यामिनी ने आईब्रो चढ़कर कहा। यज्ञ ने बात पलटते हुए कहा, अंडस्को अब जब से मैं यश से मिला हूँ तब से ही मैं इसे अपना बेटा मानता हूँ। तो बेटा ही हुआ ना ये? क्या तुम बार बार मुझ पर शक करने लगती हो? यामिनी मन ही मन बोली, अंडस्को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इसे यश के बारे में सब कुछ सच सच पता चल गया। तभी ये यश को मुझसे छीनने के लिए शादी का नाटक कर रहा है, पर मैं भी यश को इसे नहीं दूंगी। यज्ञ ने यामिनी के सामने चुटकी बजाकर कहा, अंडस्को क्या सोच रही है जाने मन? आ जाओ अंदर। अब जब तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है तो उसकी माँ मेरी बीवी हुई ना। यामिनी तो गुस्से में यज्ञ को देख रही थी। तभी यश की रोने की आवाज आई और यामिनी चौखट से हटकर यश के पास आ गई और उसे गोद में लेकर झूलाने लगी। मौके का फायदा उठाकर यज्ञ भी कमरे में आ गया और उसने गेट बंद कर दिया ताकि यामिनी उसे कमरे से निकल ना दे। यज्ञ ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को क्या दिन आ गए मेरे। अपने ही घर में डर कर रहना पड़ रहा है। फिर उसने यामिनी को देखकर कहा, अंडस्को लेकिन इस चलती फिरती आफत से मुझे डरना भी चाहिए। इसका पता नहीं सच में कब चंडालिका का रूप ले ले। वही यामिनी कब से यश को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यश तो जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यज्ञ ने यश को गोद में ले लिया और यश यज्ञ की गोद में आते ही सो गया। यज्ञ ने अपने बेटे को बेड पर लेटाने की कोशिश की, लेकिन बेड पर लेटते ही यश की आंखें खुल गई और वह फिर से रोने लगा। यज्ञ ने उसे फिर से गोद में ले लिया। यामिनी समझ गई कि आज रात फिर यश गोद में ही सोएगा। यामिनी ने न जाने कितने ही रातें यश को गोद में लेकर काटी थी, कितनी ही रातें वह सोई नहीं थी। यामिनी को भी शरारत सूझ गई और वह बेड पर लेट गई और फिर उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और फिर यज्ञ को देखकर बोली, अंडस्को जब हमारा बेबी सो जाए तो इसे लेटा देना और तुम भी सो जाना, लेकिन सोफे पर सोना समझे। यज्ञ ने बड़े मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाए और फिर यश को चुप करने में लग गया।
आधे घंटे बाद फाइनली यश चुप हो गया और यज्ञ उसे गोद में लेकर इधर उधर टहलने लगा। यज्ञ जब भी यश को बेड पर लेटाने की कोशिश करता, यश अपनी आंखें खोल लेता और फिर से रोने लगता। ऐसे करते हुए आधी रात बीत गई, लेकिन यश बेड पर नहीं सोया। हार कर यज्ञ ने यश को अपने सीने से लगा लिया और सोफे पर बैठ गया। यज्ञ ने अपनी कमर के पीछे टेकिए को एडजस्ट किया और फिर अपने पैर फैला लिए और यश को अपने सीने से लगाकर वही सो गया। अगली सुबह दीवान इंडस्ट्रीज। यज्ञ, धनंजय, अगत तीनों ही मीटिंग में बैठे हुए थे। धनंजय को बार बार छिके आ रही थी, क्योंकि वह पूरी रात सोफे पर ही बैठा हुआ सोया था। उसने धरा को तो अच्छे से कवर कर दिया था, लेकिन खुद आधा अधूरा ही कंबल लेकर जैसे तैसे एडजस्ट होकर सोया था। धनंजय की तबीयत खराब हो गई थी, तो अगद ने कहा, अंडस्को, भैया अगर तबीयत खराब है तो आप घर चले जाए। धनंजय ने कहा, अंडस्को, नहीं, ये मीटिंग बहुत जरूरी है। अगद ने अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था उसका भाई अब उसकी बात नहीं मानेगा, मीटिंग अटेंड करके ही रहेगा। वहीं अगद के चेहरे पर तो आज मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। उसने अपने और अनिका के लिए फार्म हाउस में बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाया हुआ था। ऑफिस के बाद वह अनिका को लेकर फार्म हाउस जाने वाला था। अगद जैसे तैसे उस मीटिंग में बैठा हुआ था। उसका तो एक एक मिनट काटना उसे भारी लग रहा था। फाइनली 2 घंटे की मीटिंग के बाद तीनों भाई अपने अपने केबिन में चले गए। धनंजय अपने कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। देव का मैसेज था। देव ने कहा, अंडस्को, भूलना मत, आज धरा को चॉकलेट देनी है। धनंजय इरिटेट होकर खुद से बोला, अंडस्को, मेरी खुद की चॉकलेट हुई पड़ी है और धरा को चॉकलेट देनी है? यार, ये कैसा प्यार है जिसमें इतनी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तभी उसके कानों में देव की आवाज गूंजी, अंडस्को, भाई, कल तुझे समझाया तो था, प्यार के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। चुपचाप धरा के लिए चॉकलेट परचेज कर लेना और अपने लिए दवाई भी खरीद लेना। धनंजय ने केबिन के चारों ओर चेहरा घुमा कर देखा और बोला, अंडस्को, तू है कहाँ या मेरे कान बज रहे हैं? तभी देव धनंजय के अटैच बेडरूम से निकलता हुआ केबिन में आया और बोला, अंडस्को, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, जब जब तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा। धनंजय ने कहा, अंडस्को, हाँ, तू तो जैसे अलादीन का चिराग है ना, कि मैं तुझे याद करूंगा और तू आ जाएगा। देव ने कहा, अंडस्को, हाँ, मैं अलादीन का चिराग ही हूँ। देख, मेरे आने से तेरी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। देव तो धनंजय को हराने के लिए तैयार था और देव वह तो कभी किसी से हारता ही नहीं था। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। वहीं दूसरी तरफ अगत के लिए तो वक्त जैसे रुक गया था। वह तो आज अनिका के साथ स्पेशल मोमेंट जीना चाहता था, जिसके लिए उसने बहुत सारी तैयारी भी की हुई थी, लेकिन घड़ी तो जैसे चल ही नहीं रही थी। फाइनली उसका इंतजार खत्म हो गया। जैसे ही शाम के 5 बजे अगद अपनी केबिन से निकला, केबिन से निकलते ही वह देव से टकरा गया। देव से टकराने के बाद अगद ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह जानता था देव उसे छेड़े बिना नहीं मानेगा। देव कुछ बोलता उससे पहले अगद ने कहा, अंडस्को, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, प्लीज फिर बात करते हैं। इतना कहकर अगद थोड़ा सा आगे चला गया। देव ने उसे पीछे से आवाज लगाकर कहा, अंडस्को, पूरा सच जाने बिना ओवर रिएक्ट नहीं करते और जिस बात के लिए दिल गवाही न दे उस बात को तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक उस बात की पूरी पुष्टि ना हो जाए। अगद रुक गया। अगद वापस आया और देव के सामने जाकर बोला, अंडस्को, मैं कुछ समझा नहीं। देव ने कहा, अंडस्को, कभी कभी हम आधी अधूरी बात सुनकर या अधूरी बात समझकर दूसरे इंसान पर गुस्सा कर देते हैं। गुस्सा करने से दूसरा इंसान तो टूट ही जाता है, लेकिन खुद पश्चाताप की अग्नि में चलते रहते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ घंटे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजरेंगे, तो अपना संयम मत खोना, दिमाग से सोचना, सही डिसीजन लेना। जब हम हाँ और ना के बीच फंस जाते हैं, उस समय हमें खुद को रोक लेना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। देव अगद को जिंदगी का एक अहम पाठ पढ़ाना चाहता था, लेकिन अगद ने अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में देव की बात तो सुनी लेकिन उसे समझा नहीं। अगद ने देव के दोनों कंधों को पकड़कर कहा, अंडस्को, देव, मैं आज बहुत खुश हूँ। अनिका और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया। मैं उसी के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बात भी याद रखूंगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना और वहां रिएक्ट नहीं करना। मैं समझ गया।
आगद इतना कहकर चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया। वहीं देवनेना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुमने मेरी बात सिर्फ सुनी, समझी नहीं। मुझे क्या, तुम्हें ही पछतावा होगा। मैं भी अकेला क्या क्या करूं। तुम्हारे भाई की सेटिंग करा रहा हूं और लगता है आज रात के बाद तुम्हारी सेटिंग भी मुझे ही करानी पड़ेगी। है भगवान, आप मुझसे कितना काम करवाते हो। इतना कहकर देव भी धनंजय के केबिन के ओर चला गया। वही अगद इंडस्ट्रीज से बाहर आया। उसने अपनी गाड़ी स्टॉट की पर दीवान महल की ओर मोड़ दी। करीब 1 घंटे का रास्ता अगद ने 45 मिनट में तय कर लिया। अगद ने फोन करके अनिका को गार्डन में ही बुला लिया था। अगद जैसे ही गाड़ी लेकर दीवान महल के बाहर रुका, अनिका गेट पर ही उसका इंतजार कर रही थी। अगद ने इशारों में अनिका को अंदर आने के लिए कह दिया और अनिका भी गाड़ी में बैठ गई। वहीं अनिका खुद को आज रात के लिए तैयार कर रही थी और इस बात के लिए खुश भी थी कि उसका और उसके पति का रिश्ता सुधर रहा है। वह तो दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि उसका और अगद का रिश्ता ऐसे ही बना रहे। अगद ने ड्राइव करते हुए कहा, अंडरस्कोप, तुम्हें पता है अनिका, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। इतना कहकर अगद ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। अगद ने अनिका की हथेली चूम ली। अगद के चेहरे पर खुशी अलग ही नजर आ रही थी। वही अनिका खुश तो थी लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट भी हो रही थी। 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद अगद ने गाड़ी अपने फार्म हाउस के बाहर रोक दी। अगद का फार्म हाउस पूरे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। अगद गाड़ी से उतरा और उसने अनिका की साइड जाकर अनिका की तरफ का गेट खोला और हाथ बढ़ाकर अनिका को गाड़ी से उतार लिया। अनिका भी गाड़ी से उतर गई लेकिन अनिका के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। अगद अनिका को फार्म हाउस के अंदर ले आया। पूरा फार्म हाउस किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था, जिसे देखकर अनिका को बहुत अच्छा लग रहा था। अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ शर्म भी आ गई। वहीं अगद ने अनिका को पीछे से गले लगाकर कहा, अंडरस्कोप पसंद आया। अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगद ने अपने होंठ अनिका की गर्दन पर रख दिए और अनिका की बॉडी में सनसनाहट दौड़ गई। अगद ने अगले ही पल अनिका को गोद में उठा लिया और अनिका ने अपनी बाहें अगद के गले में लपेट दी। अगद अनिका को लेकर एक रूम में आ गया। वह कमरा भी बहुत सुंदर डेकोरेट था। पूरा कमरा व्हाइट फ्लावर से डेकोरेट था। कमरे से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। कमरे में एक टेबल थी जिसमें कैंडल्स रखी हुई थी। पूरे कमरे में गुलाब की प्लेट्स बिखरी हुई थी। बेड पर एक बड़ा सा दिल बना हुआ था, जो गुलाब की पंखुड़ियां से बनाया हुआ था। दिल के बिल्कुल ऊपर आई लव मायानू लिखा हुआ था, जिसे देखकर अनिका की आंखें हल्की सी नमी उतर गई। उसे तो लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही है और थोड़ी देर बाद वह सपना टूट जाएगा। वही अगद ने अनिका की नम आंखों देखी तो उसे अपने करीब करके कहा, अंडरस्को, अनिका सपना नहीं है, सच है। अगद का सपोर्ट मिलने से अनिका की आंखों में जो आंसू थे, वह गाल पर लुढ़क गए। अगद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने अनिका के आंसू को चूम लिया। अनिका ने कसकर अपनी बाहें अगद पर लपेट दे। वही अगद ने भी अपनी बाहें अनिका पर लपेटकर उसके बालों को चूम लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। अगद समझ रहा था कि उसने कभी भी अनिका को इतना प्यार नहीं किया, इसीलिए अनिका की खुशी उसकी आंखों के द्वारा बाहर आ रही है। अगद बहुत देर तक अनिका की कमर को रब करता रहा और फिर बोला, अंडस्को, बस करो अनु, अब कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी कोई दुख नहीं होगा। अब अगद हमेशा तुम्हें ऐसे ही प्यार करेगा। इस प्यार की आदत डाल लो अनु। मैं अगद दीवान तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे। तुम बस खुश रहोगी, हमेशा खुश रहोगी। मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह ही खत्म कर दूंगा। अगद ने अनिका को खुद से दूर किया और उसके माथे पर किस करके कहा, अंडस्को, अब जाओ, जाकर चेंज कर लो। आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अगद ने अनिका को एक पार्सल दिया और अनिका उस पार्सल को लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अनिका वॉशरूम से बाहर आई। अनिका ने रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनिका को इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। वहीं अगद अनिका को देखता ही रह गया। अनिका के अंदर तो अगद की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं थी। अगद धीरे धीरे अनिका के करीब गया और उसने फिर से अनिका के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। अनिका ने भी कसकर आंखें बंद कर ली। दोनों ने एक दूसरे की कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। अगद आंखें बंद किए हुए बहुत देर तक अनिका को गले लगाए खड़ा रहा।
थोड़ी देर बाद अंगद अनिका से दूर हुआ और उसकी कलाई पकड़कर टेबल के पास ले आया। टेबल पर एक केक रखा रखा हुआ था, जिस पर एक बड़ा सा दिल बना हुआ था और उस दिल में अंगद की अनु लिखा हुआ था। अंगद अनिका के पीछे खड़ा हो गया। उसने फिर से अपना चेहरा अनिका की गर्दन पर रख दिया। अंगद ने अनिका का सीधा हाथ पकड़ा और टेबल पर रखा चाकू को उठा लिया। दोनों ने मिलकर केक को कट किया। अंगद ने केक का एक छोटा सा स्लाइड उठाया और अनिका की तरफ बढ़ा दिया और अनिका ने भी अपनी घबराहट को कंट्रोल करके वह केक खा लिया। अंगद ने अनिका को फिर से बाहों में भरते हुए कहा, अंडस्को तो मुझे नहीं खिलाओगी? अनिका ने भी केक का छोटा सा स्लाइस उठाया और अंगद की तरफ किया। अंगद ने केक तो खा लिया लेकिन अगले ही पल अनिका को किस करने लगा। अनिका की आंखें भी बंद हो गई। वह अंगद का साथ तो नहीं दे रही थी लेकिन अंगद की किस को फिल कर रही थी। थोड़ी देर बाद अंगद अनिका से थोड़ा सा दूर हुआ। उसने उसके माथे पर अपना माथा जोड़कर कहा, अंडस्को अनु आई लव यू। दोनों फिर से आंख बंद करके एक दूसरे को महसूस करने लगे और तभी अंगद का फोन रिंग हुआ। अंगद ने फोन इग्नोर कर दिया, लेकिन अंगद का फोन बार बार रिंग हो रहा था। अनिका ने धीरे से कहा, अंडस्को कर लीजिए, रिसीव हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। अंगद ने अपना एक हाथ अनिका की कमर पर रखा और उसे खुद से सताते हुए कहा, अंडस्को आज तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इतना कहकर अंगद ने फोन निकाला और साइलेंट करके बेड पर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल अंगद का फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। वही अंगद धीरे धीरे अनिका की ओर झुक रहा था। तभी अनिका ने अपने दोनों हाथ अंगद के सीने पर रखकर कहा, अंडस्को मिस्टर दीवान आप देख लीजिए किसका कॉल है। फोन कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा था, जिससे अंगद भी इरिटेट होने लगा। अंगद ने एक शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को यह मत सोचना मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना कहकर अंगद ने अनिका के माथे पर किस कर लिया और अपना फोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया। वही अनिका ने शर्माकर अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। आज अनिका बहुत खुश थी। उसे लगने लगा था कि उसका और अंगद का रिश्ता सुधरने लगा है। बहुत देर हो गई अनिका अंगद का इंतजार करती रही, लेकिन अंगद कमरे में नहीं आया। अनिका का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। उसे घबराहट होने लगी, इसलिए वह कमरे से निकलकर बाहर चली गई। उसने हर जगह नजर घुमाकर देखा तो उसे अंगद कहीं दिखाई नहीं दिया। अब तो अनिका का डर और ज्यादा बढ़ गया। अनिका अंगद को ढूंढते हुए गार्डन तक आ गई, लेकिन अंगद उसे कहीं नहीं मिला। अनिका की आंखें अब नम हो गई। उसने अंगद को आवाज लगानी शुरू की, अंडस्को मिस्टर दीवान आप कहाँ हैं? मिस्टर दीवान जी, मजाक मत कीजिए। मिस्टर दीवान आप कहाँ हैं? लेकिन बदले में उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिका गार्डन से बाहर गई, जहां वॉचमैन खड़ा था। अनिका ने वॉचमैन को देखकर कहा, अंडस्को मिस्टर दीवान कहाँ है? आपने उन्हें देखा? वॉचमैन ने कहा, अंडस्को वह अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चले गए, काफी परेशान लग रहे थे। अब तो अनिका की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि अंगद उसे छोड़कर चला गया। कहाँ तो अंगद थोड़ी देर पहले इतना एक्साइटेड था, और कहाँ अंगद बिना बताए चला गया। अनिका खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उसका दिल घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। वही यज्ञ ने अपनी गाड़ी एक अस्पताल के बाहर रोकी। यज्ञ इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में था। यज्ञ ने जल्दी से गाड़ी पार्किंग में लगाए और भागता हुआ अस्पताल के अंदर चला गया। जैसे जैसे यज्ञ कॉरिडोर को पार कर रहा था, उसकी दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी और फाइनली यज्ञ कमरे में चला गया, जहां एक लड़का नजर झुकाए बैठा था। उस लड़की की उम्र करीब 23-24 साल होगी। यज्ञ ने उस लड़के की तरफ देखा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन यज्ञ उस लड़के का कॉलर पकड़ता उससे पहले ही टाइगर ने उसे बीच में पकड़ लिया और बोला, अंडस्को सर छोड़ दीजिए, वह अपने होश में नहीं है, उसने अभी ड्रिंक की हुई है। यज्ञ गुस्से में बोला, अंडस्को इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से धनंजय भैया और अंगद इससे मिलने नहीं आते और इसे लगता है कि हमने इसे छोड़ दिया। ये खुद को समझता क्या है? पापा इसका जिक्र करते हैं तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। इस लड़के ने तो हद की हुई है, सारा दिन नशे में डूबा रहता है। यज्ञ गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। वही टाइगर तो यही सोच रहा था कि यज्ञ गुस्से में कुछ कर न दे।
यज्ञ थोड़ी देर तक खुद को कंट्रोल करता रहा और फिर उसने उस लड़के की तरफ उंगली करके कहा, अंडरस्को शिवम लड़की ही थी ना। तू कहेगा तो मैं तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, लेकिन ये क्या हालत बना रखी है तूने। आखिर तू चाहता क्या है। वह लड़की तुझे प्यार नहीं करती थी और एक तू है जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस लड़की को डेडिकेट करने की सोच ली। तू पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। शिवम तू जानता है ना हम सब भाई तुझे कितना प्यार करते हैं, और एक तू है जिसे हमारी बिल्कुल परवाह नहीं। शिवम अब भी सिर झुकाए बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी यज्ञ को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। यज्ञ एक बार फिर शिवम की तरफ बढ़ने लगा तो उसे टाइगर ने बीच में रोकते हुए कहा, अंडरस्को सर बस कर दीजिए। मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि आप घर में सबसे कम गुस्सा करते हैं, लेकिन आप ही इसे देखकर भड़क गए। सर रहने दीजिए, बच्चा है। यज्ञ ने गुस्से में कहा, अंडरस्को ये बच्चा है। इसे तुम बच्चा कहते हो, जो पिछले 2 साल से नशे से बाहर नहीं आया, दिन रात ड्रिंक करता है, दीवान महल आता नहीं, अपने विला जाता नहीं, और तो और इसने अपना बार खोल लिया जिसमें खुद ही कस्म बनकर पिता रहता है। यज्ञ ने एक बार फिर शिवम को देखकर कहा, अंडरस्को तो क्या चाहता है तू। मुझे उस लड़की की फोटो दिखा, मैं उस लड़की को तेरे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। वह लड़की जहां कहीं भी होगी तेरे सामने होगी, उसे तुझसे माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा, घुटनों पर आएगी तुझसे माफी मांगने। इस बार शिवम ने धीरे से कहा, अंडरस्को प्यार में जलील नहीं किया जाता, उसने जो कुछ किया सो किया। अब मैं उससे माफी मंगवाकर खुद की नजरों में नहीं गिरना चाहता। यज्ञ ने ताली बजाते हुए कहा, अंडरस्को क्या बात है। तू तो दिन पर दिन आशिकों को फेल करता जा रहा है। तू एक काम कर, एक साइड बिजनेस खोल ले जिसमें तू आशिकों को सलाह दे सके, उन्हें बता सके कि प्यार में क्या होता है और क्या नहीं होता, ताकि हर दूसरा आशिक अगर चोट खाए तो तेरे जैसा बन जाए, नशे में रहे और इधर उधर एक्सीडेंट करवाकर अस्पताल में पड़ा रहे। शिवम बेड से उठ गया। उसने अपनी बाजुओं को फोल्ड करते हुए कहा, अंडरस्को यज्ञ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, घर जा रहा हूँ। शिवम जैसे ही 4 कदम चला, यज्ञ ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अंडरस्को कौन सा घर, कौन से घर जाना चाहते हो तुम। उस घर में तुम अकेले रहते हो और अपनी मनमानी करते हो। अब तुम चुपचाप मेरे साथ दीवान महल चलोगे। शिवम ने कहा, अंडरस्को मुझे दीवान महल नहीं जाना, मैं वहां नहीं जाना चाहता। तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, न तुमसे परमिशन ले रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, आज से तुम हमारे साथ दीवान महल में रहोगे। जब से तुमने दीवान महल छोड़ा है, बहुत मनमानी कर ली। हम भाइयों ने भी यही सोचा कि तुम्हें इस वक्त स्पेस की जरूरत है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिसे हम स्पेस समझ रहे हैं, उसे तुम फ्रीडम समझ रहे हो, और उस फ्रीडम के चक्कर में तुमने अपनी ये हालत कर ली। इस बार शिवम ने अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में कहा, अंडरस्को मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा और ना ही मुझे दीवान महल में रहने का कोई शौक है। बड़े पापा ने मुझे मेरा शेयर दे दिया, अब वह मेरा शेयर है। मैं उसे रखूं या बेच दूं, कुछ भी करूं, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले। यज्ञ को गुस्सा आ गया और उसने एक पंच बनाकर शिवम के मुंह पर दे मारा। शिवम गिर जाता, उससे पहले ही टाइगर ने उसे संभाल लिया। टाइगर ने यज्ञ को समझाते हुए कहा, अंडरस्को सर क्या कर रहे हैं आप। यज्ञ ने भी टाइगर की तरफ देखकर गुर्राते हुए कहा, अंडरस्को टाइगर इसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाओ, क्योंकि ये खुशी खुशी तो हमारे साथ जाएगा नहीं। जब से चाचू की डेथ हुई है, तब से पापा ने इसे सीने से लगाकर पाला है। इसकी जिद पर इसका शेयर, इसकी प्रॉपर्टी इसे दे दी, लेकिन इसने खुद को संभालना जरूरी नहीं समझा, और तो और हम लोगों से मिलने भी नहीं आता और खुद की ऐसी हालत बना ली। शिवम कुछ बोलता उससे पहले ही टाइगर ने शिवम को चुप रहने का इशारा किया। वैसे भी शिवम बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वह कुछ बोला नहीं। शिवम ने एक्सीडेंट कर दिया था जिसके चलते उसके सिर पर थोड़ी सी चोट आई थी और वह अस्पताल में एडमिट हो गया था। टाइगर ने यज्ञ को देखकर कहा, अंडरस्को सर आप बाहर जाए, मैं से लेकर आता हूँ। यज्ञ बाहर जाता हुआ बोला, अंडरस्को टाइगर समझा दे इसे, ये हमारे साथ दीवान महल चलेगा और कहीं नहीं। और रही बात उस लड़की की, तो उसे तो मैं पाताल में से भी ढूंढ निकालूंगा। शिवम तू उससे मोहब्बत का नाम देकर छोड़ सकता है, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। यज्ञ बाहर चला गया और अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया।
यज्ञ ने फोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंडरस्को शिवम की लाइफ में जितनी भी लड़कियां थी, सबकी डिटेल मुझे चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उन लड़की की डिटेल मुझे ला कर दो। वही टाइगर ने शिवम को संभालते हुए कहा, अंडरस्को शिवम अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? सही तो कह रहे हैं सर, एक लड़की ही तो थी, तुमने तो खुद की हालत ऐसी कर ली जैसे तुम उस लड़की के बिना जी ही नहीं पाओगे। अरे अपने लिए ना सही अपने बड़े पापा के बारे में सोचो, अपने भाइयों के बारे में सोचो। बेशक तुम्हारे कजनस है लेकिन तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करते हैं। शिवम नशे की हालत में खुद पर हंसकर बोला, अंडरस्को टाइगर तुमने कभी प्यार किया है? टाइगर ने ना में गर्दन हिला दी। शिवम ने कहा, अंडरस्को फिर तुम नहीं समझोगे। प्यार जितना खूबसूरत है, उससे ज्यादा दर्द देता है। किसी के नसीब में खूबसूरती आती है और किसी के नसीब में दर्द। मेरे नसीब में दर्द कुछ ज्यादा ही आ गया। दिन रात इस दर्द को खत्म करने के लिए ड्रिंक करता हूँ, लेकिन ये दर्द खत्म ही नहीं होता। दीवान महल इसलिए नहीं जाता क्योंकि बड़े पापा से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने एक बार मुझे गले लगाकर पूछ लिया कि मेरे शिवम तुम कैसे हो, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। कैसे कहूंगा मैं कि बड़े पापा आपकी दी हुई जिंदगी में नशे करके खत्म कर रहा हूँ। टाइगर ने शिवम को गले लगा कर कहा, अंडरस्को शिवम मिस्टर दीवान ऐसे नहीं है। वह बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत पवित्र है। वह तुम्हारी हालत जरूर समझेंगे। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए प्लीज शिवम। तुम ही कहते थे ना कि टाइगर भैया तुम मेरे भैया जैसे हो, तो अपने भैया की बात नहीं मानोगे? चलो दीवान महल चलते हैं, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। शिवम ने दर्द भरी आवाज में कहा, अंडरस्को लेकिन मेरी रुक गई। टाइगर भैया, वह मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया, चली गई मुझे छोड़कर।